Good morning all of you. How are you all? Today I am going to start next video of chapter 1 of class 10th. टॉपिक है आपका रेस्पायरेशन, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा एरोबिक रेस्पायरेशन और सेकंड था एनारोबिक, जिसमें प्लांट का अलग था और एनिमल का अलग। प्लांट में प्रोडक्ट क्या बन रहा था? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और 2 ATP। और एनिमल में क्या बन रहा था आपका? एनारोबिक रेस्पिरेशन होने पे लैक्टिक एसिड और 2 ATP। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने ये बताया था क्रैम्प तक कि क्रैम्प होने लगता है अगर आप ज़्यादा विग्रस फिजिकल एक्सरसाइज कर लेते हो तो मसल खींचने लगता है, तो उसी के बारे में डिटेल में पढ़ना था। ड्यूरिंग हैवी फिजिकल एक्सरसाइज या फिर जिसमें ज़्यादा एनर्जी लगता है, मोस्ट ऑफ द एनर्जी इन आवर मसल्स इन प्रोडक्ट बाई एरोबिक रेस्पिरेशन। ज़्यादातर एनर्जी जो हम लोग का बन रहा है वो एरोबिक रेस्पिरेशन से होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन इन मसल प्रोवाइड्स ओनली सम एक्स्ट्रा एनर्जी। एनारोबिक जो हो रहा है सिर्फ और सिर्फ कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी देने के लिए हो रहा है, विच इज़ नीडेड अंडर द कंडीशन ऑफ हेवी फिजिकल एक्टिविटी। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं? बहुत हेवी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे रनिंग हो गया, वेरी फास्ट रनिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे टाइम तक आप बहुत तेज़ दौड़ रहे हो। ठीक है, The anaerobic respiration by muscle brings about partial breakdown of glucose। ये भी ध्यान रखना है आपको। इससे क्या हो रहा है? ग्लूकोज पार्शली टूट रहा है यहाँ भी, किसमें? लैक्टिक एसिड में, टू फॉर्म लैक्टिक एसिड। दिस लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट यानी जमा हो जाता है कहाँ पे? मसल में। तो यही एक्यूमुलेशन लैक्टिक एसिड कहाँ पे हो रहा है? मसल में जमा हो रहा है, तो मसल क्रैम्प होने लगता है। तो रीजन क्या है? लैक्टिक एसिड की वजह से दर्द होता है। Thus, muscle cramp occur due to accumulation of lactic acid in muscle when the muscle respire anaerobically। तो तब दर्द होगा जब लैक्टिक एसिड जमा हो गया। और लैक्टिक एसिड कैसे जमा होगा? एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से। और कब होगा? जब हम बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो हम लोग को रिलीफ कैसे मिलेगा इससे, दर्द से? वी कैन गेट रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प बाई हैवी एक्सरसाइज बाई टेकिंग ए हॉट वाटर बाथ और मसाज। तो इससे होगा क्या? हॉट वाटर बाथ या फिर मसाज करने से आपका ब्लड सर्कुलेशन बेटर हो जाता है। तो ब्लड सर्कुलेशन जैसे ही ठीक होगा यानी ऑक्सीजन सप्लाई ठीक हो जाएगा। तो ऑक्सीजन सप्लाई ठीक होगा तो वो जो लैक्टिक एसिड जो बना था वो दोबारा टूट के फिर आपका एनर्जी बनाएगा और प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। ये यहाँ लिखा हुआ है। हॉट वाटर बाथ या मसाज इम्प्रूव सर्कुलेशन, ब्लड का सर्कुलेशन इम्प्रूव करता है। ड्यू टू इम्प्रूव्ड ब्लड फ्लो द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीजेस। ऑक्सीजन बढ़ जाता है। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा? लैक्टिक एसिड को तोड़ देगा इन द मसल्स, किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, एंड हेंस गिव इट रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प। इससे क्या होगा? आपको दर्द से रिलीफ मिल जाएगा। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन डजंट टेक प्लेस मसल इन ह्यूमन बींग्स। सिर्फ ह्यूमन बींग्स में नहीं होता, ये क्या होता है? जैसे और भी एनिमल्स है, लायन, टाइगर, चीता, तो जो बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ते हैं, इसके लिए क्या चाहिए? उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, मोर एनर्जी दैन नॉर्मल। दिस मीन्स दैट इवन एनिमल्स लाइक लायन, टाइगर, चीता, डियर, ये सब जो भी है, गेट लेग क्रैम्प। उनके क्या होता है? लेग में क्रैम्प हो जाता है। क्यों? ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। पैर में जमा हो जाएगा जिसकी वजह से उनके लेग में पेन होगा। नेक्स्ट है, प्लीज नोट द एनारोबिक रेस्पिरेशन किसमें हुआ? यीस्ट में। क्या बना? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोडक्ट में बना। एनारोबिक रेस्पिरेशन एनिमल में क्या बना? लैक्टिक एसिड एज द एंड प्रोडक्ट। एनर्जी तो दोनों में बनता है 2 ATP। द सिमिलैरिटी क्या है एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन इज दैट बोथ केसेस एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ फूड लाइक ग्लूकोज। दोनों में क्या सिमिलैरिटीज है कि दोनों में एनर्जी बनता है, फूड टूटता है यानी कि ग्लूकोज टूटता है। तो यहाँ डिफरेंस दिया हुआ है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एनारोबिक में। कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड यानी कि कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होगा एरोबिक में। ये क्या है? पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ एनारोबिक में होगा। एंड प्रोडक्ट क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है। एंड प्रोडक्ट क्या बन रहा है? प्लांट और एनिमल में अलग होगा। एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड यीस्ट में यानी प्लांट में बन रहा है, और एनिमल में क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड बन रहा है। कहाँ बनेगा? मसल्स में।
एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेस ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। एरोबिक में कितना बनता है याद है? 38 ATP, मच लेस एनर्जी 2 ATP। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सैंपल प्रॉब्लम। द ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी टेक प्लेस। पायरुवेट टूट रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी बन रहा है, तो वो ये कहाँ हो रहा है? ऑब्वियस सी बात है, पायरुवेट को टूटने के लिए और इसमें चेंज होने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, और ऑक्सीजन कहाँ पे होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन ऑफ प्लांट्स में होगा, यानी इसको भी किसकी ज़रूरत पड़ेगी? ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी। ये भी ऑक्सीजन लेगा और CO2 रिलीज करेगा। तो लाइक एनिमल्स प्लांट ऑल्सो नीड एनर्जी, प्लांट को भी एनर्जी की ज़रूरत है। तो प्लांट गेट दिस एनर्जी रेस्पिरेशन से मिलेगा। क्या? ऑक्सीजन यूज़ करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। इसमें क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो जैसा कि हम लोग में होता है ब्रीदिंग। तो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर कॉल्ड रेस्पिरेटरी गैसेस। ठीक है, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स डिफर फ्रॉम एनिमल, अलग है। क्या? पहला, ऑल पार्ट ऑफ प्लांट, रूट हो गया, स्टेम, लीफ, परफॉर्म रेस्पिरेशन इंडिविजुअली। सब अपना अपना रेस्पिरेशन परफॉर्म करेगा। ये नहीं जैसे हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, हमारा सारा सेल्स करता है, सबको अब जिसको एनर्जी रहता है वो दे देता है। नहीं, इसमें क्या होता है? प्लांट्स में अलग, सब अपना अपना रेस्पिरेशन कर रहा है। ऑन द अदर हैंड, एन एनिमल परफॉर्म रेस्पिरेशन एज ए सिंगल यूनिट। सब एक सिंगल यूनिट के तौर पे रेस्पिरेशन करता है। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन प्लांट्स देयर इज लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस फ्रॉम वन प्लांट टू द अदर, वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अदर। रेस्पिरेशन में क्या होता है? थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट होता है गैसेस का एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। हम लोग में क्या है कि पूरा ट्रांसपोर्टेटिव सिस्टम है, ब्लड जिसके थ्रू ऑक्सीजन ट्रैवल करता है। अदर हैंड, रेस्पिरेटरी गैसेस आर यूजुअली ट्रांसपोर्टेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस इनसाइड एन एनिमल। हम लोग में क्या होता है? काफ़ी लंबा दूरी तक, यहाँ पे काफ़ी कम दूर। द रेस्पिरेशन इन प्लांट एट ए स्लो रेट, काफ़ी धीरे धीरे होता है। ऑन द अदर हैंड क्या होता है? हम लोग में फास्ट होता है। प्लांट गेट ऑक्सीजन बाय डिफ्यूजन। आई होप आप लोग को याद होगा, 9th क्लास में डिफ्यूजन आपने पढ़ा होगा। ठीक है, फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। प्लांट्स हैव ब्रांचिंग स्टेम। प्लांट क्या होता है? ब्रांचेस होते हैं उनमें। सो दे हैव क्वाइट लार्ज सरफेस एरिया इन कंपैरिजन टू देयर वॉल्यूम। उनका वॉल्यूम के हिसाब से उनका सरफेस एरिया क्या होता है? ज़्यादा होता है। देयरफॉर डिफ्यूजन, इसलिए क्या? डिफ्यूजन अलोन, अकेला ही सप्लाई कर सकता है सारे सेल्स को ऑक्सीजन। ठीक है, हम लोग में क्या है? हम लोग में उतना ज़्यादा सरफेस एरिया नहीं है, वॉल्यूम ज़्यादा है, सरफेस एरिया कम है। तो इसलिए क्या है कि अगर हम लोग ट्राई भी करेंगे ना, अगर डिफ्यूज़न की वजह से, तो उसमें काफ़ी साल लग जाएगा सारे पार्ट तक ऑक्सीजन पहुंचने में। तो इतना स्लो होता है हम लोग में डिफ्यूज़न का रेट, क्योंकि क्या है? हम लोग का सरफेस एरिया कम है। लेकिन प्लांट में क्या है? सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा है, तो डिफ्यूज़न ही काफ़ी है, उसको और किसी चीज़ का ज़रूरत नहीं है ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए। ठीक है, डिफ्यूज़न ऑकर्स इन द रूट, स्टेम, लीव्स, जो कि पहले भी मेंशन था, अकेला अकेला समय होगा। तो पहला है आपका रेस्पिरेशन इन रूट्स। एयर इज प्रेजेंट इन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉइल। दो सॉइल के पार्टिकल के बीच में एयर स्पेस होगा। द रूट्स ऑफ द प्लांट टेक द ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर रेस्पिरेशन। प्लांट का जो रूट है वो यही ऑक्सीजन क्या करेगा? रेस्पिरेशन के लिए यूज़ करेगा। जो किसके बीच में? सॉइल पार्टिकल्स के। किस प्रोसेस से? डिफ्यूजन के प्रोसेस से। The extension of the epidermal cells of a root are called root hairs. आपने ही पहले पढ़ा होगा, ये रूट है, मेन रूट है, इससे जो ये एक्सटेंशन निकल रहा है इसको क्या बोलते हैं? रूट हेयर्स। द रूट हेयर्स आर इन कॉन्टैक्ट विद द एयर इन द सॉइल। ये किसके कॉन्टैक्ट में होता है? एयर के, जो सॉइल पार्टिकल के बीच में। ऑक्सीजन फ्रॉम एयर इन द सॉइल पार्टिकल्स diffuses into root hairs and reaches all other cells of the root for respiration. ये जो रूट हेयर है ये क्या करेगा? डिफ्यूज़न करवाएगा, यानी यहाँ से एयर इसके अंदर जाएगा और फिर इससे इसके अंदर जाएगा, और इससे पूरा रूट में ये रेस्पिरेशन होगा। अब जब रेस्पिरेशन हुआ तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगा इन द सेल्स ऑफ द रूट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन।
मूव आउट थ्रू द सेम रूट हेयर बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ये क्या होता है आपको याद होगा, जैसे फोटोसिंथेसिस में जिस स्टोमाटा के थ्रू आपका कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आता है, उसी स्टोमाटा के थ्रू ऑक्सीजन क्या होता है, रिलीज होता है। तो सेम यही है, जिस रूट हेयर के थ्रू आपका ऑक्सीजन अंदर आया है रेस्पिरेशन में, उसी रूट हेयर के थ्रू डिफ्यूजन के प्रोसेस से आपका कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाएगा। Thus, respiration is ruled occur by diffusion of respiratory gases. गैसेस क्या है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, थ्रू रूट हेयर्स। कहाँ से होगा, रूट हेयर से। इट हैज़ बीन फाउंड दैट द लैंड प्लांट डाई इफ देयर रूट रिमेन वाटर लॉस फॉर ए कंसिडरेबल टाइम। यानी कि ये देखा गया है कि अगर किसी लैंड प्लांट पे काफ़ी दिन तक पानी जमा है, मतलब मिट्टी में पानी काफ़ी ज़्यादा है और वो जमा हो गया, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे उसका रूट रेस्पायर नहीं कर पाएगा, सांस नहीं ले पाएगा, क्योंकि जितना भी स्पेस था, एयर स्पेस था सॉइल में, वो क्या हो गया, उसमें पानी चला गया। अब जब उसमें पानी चला गया तो वहाँ तो होगा नहीं। अब जब वहाँ नहीं, वहाँ एयर की स्पेस नहीं है, पानी सारा स्पेस ले लिया, तो क्या होगा, रेस्पिरेशन नहीं होगा। रेस्पिरेशन नहीं होगा तो एनर्जी नहीं मिलेगा और रूट मर जाएगा। जैसा आप देखते हो बाढ़ जब आती है तो पानी जब इकट्ठा हो जाता है, तो जहाँ जहाँ पानी इकट्ठा होता है काफ़ी दिन तक, वहाँ का पेड़ मरना शुरू हो जाता है। दिस इज बिकॉज टू मच वाटर एक्सपेल, यानी निकाल देता ऑल द एयर फ्रॉम द इन बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। तो ये क्या करता है, सारा एयर को निकाल देता है सॉइल पार्टिकल्स के बीच में। ड्यू टू दिस ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगा। अंडर दिस कंडीशन क्या होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, लेकिन उससे उतना एनर्जी नहीं मिलता है। और दूसरी बात, इससे क्या बनता है, अल्कोहल, इथेनॉल बनता है। दिस में किल द प्लांट, और ये अल्कोहल यानी इथेनॉल क्या करेगा, प्लांट को किल कर देगा। In order to understand the respiration in the stem, we should remember that the soft stem of small herbaceous plant has stomata in them. ये बोल रहा है नेक्स्ट टाइम हम लोग को क्या पढ़ना है, रेस्पिरेशन इन स्टेम्स, स्टेम में पढ़ना है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो ग्रीन पार्ट होता है, स्टेम जो न्यू निकलता है वो ग्रीन कलर का होता है, या फिर कुछ ऐसा भी स्टेम होता है जो पहले से ही ग्रीन होता है। तो ग्रीन वाले पार्ट में क्या होगा, स्टोमाटा होगा स्टेम में भी। तो whereas hard and woody stems of large plant and tree have lenticels, तो वुड, अब लेकिन सारा स्टेम तो ग्रीन नहीं होगा, जो वुड ही होगा, जिस लकड़ी वाला होगा, उसमें क्या होता है, लेंटिसेल्स होता है, यानी छोटा सा एरिया होता है, छोटा सा लूज पैक्ड सेल्स होता है उसमें। कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे क्या होता है, सेल्स थोड़ा कम होता है, ये छोटा सा एकदम लगता है होल जैसा, तो ये उसे क्या बोलते हैं, लेंटिसेल। लेंटिसेल इज स्मॉल एरिया ऑफ बार्क, बार्क क्या होता है, छाल, इन ए वुडी स्टेम वेयर द सेल्स आर लूजली पैक्ड, यहाँ क्या होता है, सेल्स थोड़ा लूज दूर दूर पे होता है। इससे क्या होगा, अलाउइंग द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इससे एक्सचेंज ऑफ गैसेस में आसानी होगा। टेक प्लेस बिटवीन द एयर एंड ऑल लिविंग सेल्स ऑफ द स्टेम, इससे क्या होगा, आसानी, अंदर तक आपका ऑक्सीजन चला जाएगा। ठीक है, बाकी का नेक्स्ट क्लास में यहाँ से रेस्पिरेशन ऑफ स्टेम से स्टार्ट होगा।